नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग यूपी जुडिशरी की, मैं बात करूंगी तो यूपी लोअर और यूपी हायर दोनों जुडिशरी की। यूपी लोअर और यूपी हायर दोनों के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ माइनर एक्ट्स आते हैं और माइनर में भी लोकल एक्ट्स आते हैं। तो हायर के अंदर तो प्री प्लस मेन दोनों में आते हैं और लोअर में सिर्फ मेन एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस यूपी के लोकल एक्ट्स की, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है आपके यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लिफ्टिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972। जैसे कि आप दूसरे स्टेट में जाके देखते तो वहाँ पर भी होता है, तो वहाँ पे नाम होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। वो जो रेंट कंट्रोल एक्ट होता है वही आपके यहाँ पे जो है अर्बन बिल्डिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं इस एक्ट की, तो ये एक्ट कब का है? 1872 का है। इस एक्ट की बात करते हैं, इस एक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? तो ये कहता है एक्ट मेरे पास टोटल जो है 7 चैप्टर हैं और मेरे पास टोटल 44 सेक्शन है और मेरे पास एक शेड्यूल है। साथ ही साथ हम बात करते हैं इस एक्ट की, तो इस एक्ट के नंबर क्या है? तो लिखो इस एक्ट का नंबर है 13। तो लिखो एक्ट नंबर इसका 13 है, यहाँ पे लिख देते छोटा सा एक्ट नंबर 13। ये क्या होता है एक्ट नंबर? एक्चुअली जैसे 1972 में बहुत सारे कानून बने होंगे, इस कानून का जो सिग्नेचर हुआ था वो 13 नंबर पे हुआ था, इसलिए इसका एक्ट नंबर 13 है। तो टोटल चैप्टर कितने? 7, टोटल सेक्शन 44, शेड्यूल इसके अंदर एक है। कमिंसमेंट जो है इसका कब हुआ था? 13 मार्च 1972 को। और प्रेसिडेंट की कंसेंट इसको मिल गई थी 8 मार्च, यानी महिला दिवस को इसको कंसेंट मिल गई थी और 13 को इन्होंने लागू कर दिया। बड़ा फास्ट चला, ये बड़ा जल्दी हो गया। जैसे कि हम बाकी सारे कानून पढ़ते वैसे इस कानून का चैप्टर नंबर 1 इसका भी वही है जो बाकी सब लॉज का होता है, प्रीलिमिनरी। क्या कहता है? मैं प्रीलिमिनरी हूँ और प्रीलिमिनरी हमेशा क्या करता है? इंट्रोडक्शन देता है सेक्शन 1, 2 का 3। देन आता है अब यहाँ तक चैप्टर नंबर 2। इस कानून की ड्राफ्टिंग बड़ी सुंदर हुई, आप देखेंगे, अपना डायरेक्ट ओपन कर लीजिए। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी में 1, 2 का 3 हूँ। चैप्टर 2 कहता है कि मैं रेंट कैसे डिसाइड करूंगा, रेंट का क्या क्राइटेरिया होगा, उसका स्टैंडर्ड कैसे तय किया जाएगा, वो पढ़ेंगे 4 से लेकर 10 तक। देन आता है चैप्टर नंबर 3 कहता है मैं किराए पर दूंगा। इसको बोला जाता है हर एक कानून में टेनेंसी, जो दूसरे कानून में टेनेंसी वर्ड यूज किया गया वहां पर इसका वर्ड यूज किया गया लेटिंग करना, जो बात करता है 11 से लेकर 19 तक। तो क्या कहता है? किराए पर दिए गए विनियमन। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया रेगुलेशन, मैं इसको रेगुलेट करूंगा, मैं इसको रेगुलेट करूंगा। ये रेगुलेशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है, ये आपको पढ़ने को बहुत सारी जगह पे मिलता है। जब आप पढ़ते हैं सीआरपीसी और सीपीसी में रेफरेंसेस, हाई कोर्ट को जब भेजना है तो वहाँ पे रेगुलेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो रेगुलेशन की जब आप लॉ की डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पर भी आता है रूल और रेगुलेशन, तो एक तरह से लॉ को ही डिफाइन करता है। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 1 कहता है मैं तो आपका प्रीलिमिनरी हूँ, जो बात करता है 1, 2 का 4, 1, 2 का 3। चैप्टर नंबर 2 कहता है कि मैं आपको रेंट पे दूंगा 4 से 10, और चैप्टर 3 कहता है कि मैं किराए पर देने की टेनेंसी की बात करूंगा 11 से 19। जब मैं आपको किराए पे दे दूंगी और मुझे लगेगा आप प्रॉपर वे में मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप कंडीशन को ब्रिज कर रहे हैं, तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए शब्द यूज किया जाता है बेदखली, यानी एविक्शन। तो बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो होता है एविक्शन, 20 से लेकर 24 तक। फिर इसमें एक नया चैप्टर आ गया 4A। ये कहता है कि जब भी मुझे एविक्शन की एप्लीकेशन लगानी है या मुझे क्या कहते हैं रेंट बढ़ाने की या इंक्रीज या डिक्रीज करने की एप्लीकेशन लगानी है, तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन होंगी यहाँ पर जिनकी मैं क्या करूँगा? समरी ट्रायल करूँगा। तो कहता है समरी ट्रायल फॉर सर्टेन एप्लीकेशन 24A से C। और समरी ट्रायल आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। आप जब देखते हैं CRPC तो वहाँ पे सेशन ट्रायल है, देन वारंट ट्रायल है, देन समन ट्रायल है और देन समरी ट्रायल है। तो समरी ट्रायल आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती है। और समरी प्रोसीजर CPC में भी है। तो देखो CPC समरी प्रोसीजर फॉलो करता है, CRPC समरी ट्रायल फॉलो करता है, और आपका ये अर्बन एक्ट जो है ये भी समरी प्रोसीजर को फॉलो करता है। देन आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 पे दोनों आ गए, आपके लैंडलॉर्ड भी आ गए, टेनेंट भी आ गए, दोनों की राइट्स आ गए, दोनों के ऑब्लिगेशंस आ गए। ये जो ऑब्लिगेशन वर्ड है इट्स मीन इज अ ड्यूटी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो इजी रहता है क्योंकि ड्यूटी के अंदर ऑब्लिगेशन आता है, ऑब्लिगेशन के अंदर ड्यूटीज आती है। जैसे कि आप SRA पढ़ना, SRA में लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन और लिखा ऑब्लिगेशन में ड्यूटी इंक्लूड होती है, तो दोनों एक ही वर्ड है, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। बात करता है 25 से 30। तो चैप्टर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ, मैं 1, 2 का 3 हूँ। चैप्टर 2 कहता है कि मैं आपके रेंट बताऊंगा 4 से 10, और चैप्टर 3 कहता है कि मैं आपको टेनेंसी करूंगा 11 से लेकर 19। चैप्टर 4 कहता है मैं तो एविक्शन करूंगा 20 से लेकर 24, और चैप्टर 4A कहता है मैं आपके समरी ट्रायल करूंगा 24A से 24C, और चैप्टर 5 कहता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट 25 से लेकर 30, और चैप्टर 6 कहता है कि यदि
तुमने इस कानून के अंदर दी गई कोई भी कंडीशन को या कोई भी लिमिटेशन को अगर तुम ब्रीच करते हो तो तुम पे की जाएगी पेनल्टी, और पेनल्टी करने के लिए हमें अपनाना पड़ेगा प्रोसीजर जो 31 से 35 है। तो चैप्टर नंबर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ, मैं 1 2 का 3 हूँ। चैप्टर नंबर 2 कहता है कि मैं रेंट की बात करूँगा जो 4 से लेके 10 तक है। चैप्टर नंबर 3 कहता है कि मैं टेनेंसी दूंगा 11 से 19 तक। चैप्टर 4 कहता है मैं एविक्शन करूँगा 20 से लेके 24 तक। चैप्टर 4 ये कहता है मैं समरी ट्रायल करूँगा 24A से 24C तक। चैप्टर नंबर 5 कहता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट 25 से 30। और देन चैप्टर 6 कहता है पेनल्टी प्रोसीजर 31 से 35। और चैप्टर 7 कहता है मिसलेनियस। जनरली आप कोई भी कानून देखोगे तो उसका चैप्टर लास्ट से हमेशा मिसलेनियस ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ किया गया, देखेंगे ट्रांजिशनल प्रोविजंस, संक्रमणकालीन उपबंध। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन वर्ड भी आपके लिए नया नहीं है, इसको भी आप कहीं पढ़ चुके हैं। देखिएगा आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में जाइएगा, पार्ट 21 है ना, उसका जो क्या बोलते हैं टाइटल है ना, उसमें भी ये वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये भी आपके लिए नया नहीं है, जो बात करता है सेक्शन 36 से लेकर 44 तक। तो आपने क्या एक नोट किया होगा कि जब ये चैप्टर 7 पे पहुंची तो मैंने चैप्टर 1 को 6 टाइम रिवाइज किया। यदि आप इस तरह से अपना रूटीन फॉलो करेंगे कि आप जैसे अगले सेक्शन पे जाओगे, अगले चैप्टर पे जाओगे, पीछे वाला चैप्टर जो है आप रिवाइज करोगे, तो इस तरह से अगर आप रूटीन करोगे तो धीरे धीरे आपको कानून याद होने लग जाएगा। देखो कानून को पढ़ने का पहला तरीका है, सबसे पहले उनकी टाइटल्स टिप्स पे होने चाहिए। जब आप टाइटल टिप्स पे कर लोगे, आप बड़े बच्चे हो, आपको एक शब्द दे दूं मैं, देव देव आलसी पुकारे, इस पर अगर मैं आपसे कहूँगी एक पेज लिखना, आप एक पेज लिख लोगे, क्यों? आप बड़े बच्चे हो, आपने उसका मतलब समझ लिया। तो जैसे ही आप चैप्टर्स रट लेते हो तो उसका कानून का आधा चीज़ें पता चल जाती है कि कानून कहना क्या चाहता है। फिर जैसे ही आप हर एक सेक्शन का टाइटल याद कर लेते हो तो आपका और 70% क्लियर हो जाता है, फिर बचा 30%। फिर जब आपको चैप्टर से याद है, आपको सेक्शन के टाइटल से याद है, तो अंदर का याद करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये होता है पढ़ने का तरीका। तो इसी के साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाती है, रैपिड रिवीजन कोर्सेज भी चलाती है। लेकिन फिलहाल यूपी के ये जो माइनर लोकल एक्ट है, इनके फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है उसको जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं जो इसमें दिए गए हैं। ये क्लासेस, ये जो रिकॉर्डिंग है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जो आपको दी जा रही है। तो लाइव क्लासेस में कैसे पढ़ना है, आगे क्या जानना है, आप आ सकते हैं। जो लोअर जुडिशरी वाले बच्चे हैं उनको पूरा ही पढ़ाया जाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसी बैच में हाई जुडिशरी के स्टूडेंट भी है। तो जब आप पूरा पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मेन की तैयारी हो जाती है। आपको भी स्किप करके पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस कानून को पूरा जानने की, और पूरा जानने के बाद अपने मेन की तैयारी करो, और भविष्य में क्या पता आपको एडीजे देने का मौका मिले तो आपके लिए तो 2 in 1 प्रिपरेशन हो जाएगी। और रही बात हायर जुडिशरी वाले, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो शाम को 4 से 5 है, तो हो सकता है हायर जुडिशरी इसमें ज्वाइन ना कर सके, तो ये आप रिकॉर्डिंग लेक्चर भी ले सकते हैं। लेकिन फीस दोनों की सेम है, आप ओनली रिकॉर्डिंग लोगे तो भी फीस वही रहेगी, आप क्लास अटेंड करके रिकॉर्डिंग लोगे तो भी फीस वही रहेगी, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग होगी लाइव क्लास की होगी और फाउंडेशन बैच की होगी। ठीक है, तो क्लासेस के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।